नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चारों तरफ से आने वाली खबरें बड़ा डराती हैं कि लोग जिएं तो जिएं कैसे, सोएं तो सोएं कैसे। अभी तक तो हिंदुस्तान में तकरीबन एकाधिकार चलता था कि पति पत्नी के बीच पति ही पत्नी को मारता था। प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेमी को ही ये मोनोपोली हासिल थी कि वो प्रेमिका को मार सके। इन दिनों कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है। इन दिनों ऐसा लग रहा है कि लड़कियां और महिलाएं कहीं अपने प्रेमी को निपटा रही हैं, कहीं अपने पति को निपटा रही हैं, कहीं अकेले भी निपटा दे रही हैं। कई तरह का हो रहा है। आपसी रिश्ते जो हैं इतने खूनी और खूंखार होते चले जा रहे हैं कि कैसे उनमें निभे लोगों का। और ऐसी एक घटना के बाद लोग किस भरोसे से अपने अपने घर में चैन से सो सकें? क्या लोग अपने आप को दूसरे कमरे में बंद करके भीतर से ताला लगाकर सोएंगे कि रात को पति या पत्नी एक दूसरे को गला न घोंट दें, चाकू न उतार दें सीने में? क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ अंदाज है आपको? बेंगलोर की खबर बतलाता हूँ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक वहाँ के पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी रहते थे। रिटायर्ड डीजीपी, अभी उनकी लाश घर के फर्श पर खून में सनी हुई पड़ी हुई मिली। लोगों ने उनके बेटे को फ़ोन किया कि बाप ऐसे मरा पड़ा है यहाँ पर। वो क्लब में था, कहीं भागे भागे आया। तब तक पत्नी ने, रिटायर्ड डीजीपी की पत्नी ने ही पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मैंने अपने पति को मार दिया है, आ जाओ। पुलिस पहुंची भागे भागे तो देखा कि खून में लथपथ लाश पड़ी हुई है। कैसे हुआ कत्ल? तो इनके पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा चलते रहता था। घर में बेटी भी थी। एक खबर ये भी है कि माँ बेटी दोनों ने मिलकर मारा डीजीपी को, यानी बीवी ने और बेटी ने दोनों ने मिलकर मारा, ऐसी भी खबर है। मैं बारीक जानकारी पे जाना नहीं चाहता, लेकिन पत्नी मार कैसे सकती है ये देखिए आप। पहले उसने मिर्च का पाउडर झोंक दिया पति की आंखों में। जाहिर है कि मिर्च का पाउडर आंखों में जाने के बाद तो तुरंत कुछ देख पाना मुमकिन नहीं रहेगा। उतने में उसने चाकू लेकर उसके कई वार कर दिए उसके बदन पर, पति के बदन पर चाकू के कई वार। अब आप सोचिए कि आपके घर में, परिवार में रहने वाले पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, कोई भी अगर आपकी आंखों में मिर्च झोंक दे और जब तक आप देख सकें तब तक उसके पहले आपको 10 बार चाकू मार दे तो क्या होगा? अकेला मामला ऐसा नहीं है, इस तरह के कई मामले इधर उधर हो रहे हैं, कई मामले हो रहे हैं। मैं आपको एक दो घटनाएं और सुनाता हूं, फिर हम उस पर बात करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की है, मोहला की घटना है। पत्नी के प्रेमी ने की पति की हत्या, शराब पिलाकर घोंट दिया गला। पति पत्नी दोनों हैं। पत्नी का किसी से चक्कर चलने लगा, पति को आपत्ति होने लगी, मारपीट होने लगी, पीटने लगा पति। पहला हक हिंसा का मर्द को रहता है, तो पत्नी को पीटने लगा। तो पत्नी और खासकर उसके प्रेमी को बर्दाश्त नहीं हुआ। दोनों ने कहा इसको निपटा दिया जाए। तो कहीं दारू पिलाने के लिए लेके गया उसके पति को, और सड़क किनारे पुलिया पे दारू पीते हुए नशे में वहाँ पर गमछे से गला घोंटकर मार डाला पति को। लोगों को मालूम है कि रोज ऐसी गिरफ्तारियां हो रही है, ऐसे कोई मामले छुपते नहीं हैं। कितनी देर का सुख है ये? कुछ घंटों का, एक दो दिनों का, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है आजकल कातिल को पकड़ने में। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, कहीं सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, एक दो दिन में ही तकरीबन तमाम मुजरिम पकड़ में आ जाते हैं। फिर भी कर रहे हैं। इतनी नाराज़गी, इतना बौखला जाते हैं, अरे मेरी प्रेमिका को मार रहा है उसका पति, चलो अभी मारो। और घटनाएं एक दो आपको बतलाता हूँ मैं। ये भिलाई की घटना है, मेरे एकदम बगल के शहर की। परिवार ने लड़की का रिश्ता कहीं तय कर दिया,
सगाई कर दी, रिश्ता तय कर दिया। लड़की का किसी और से प्रेम था, तो लड़की ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर इस मंगेतर का जिससे रिश्ता तय हुआ है उसको किडनैप करवाया और प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर उसको पिटवाया खूब मंगेतर को, कि डर के मारे छोड़ दे पीछा, प्रेमी जोड़े के बीच में ना आ पाए मंगेतर। अभी तक तो आप पति पत्नी और प्रेमी ऐसा एक देखते थे, पति पत्नी प्रेमिका, पति पत्नी प्रेमी, ऐसा त्रिकोण देखते थे। ये एक नया त्रिकोण है, इसमें पति नाम का प्राणी अभी बन नहीं पाया है, अभी मंगेतर है। उसी को किडनैप करवा के उसकी खूब पिटाई करवाई ताकि भूल जाए, शादी करने का उत्साह उसका ठंडा पड़ जाए। गजब का हाल चल रहा है दुनिया में। एक दूसरा, ये यूपी की खबर है, अलीगढ़ की। एक आदमी शादी में गया, लौट के घर आया तो पत्नी गायब है, मुस्लिम परिवार है, पत्नी गायब है। पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई, ढूंढ रहा है पत्नी को। उसके बाद देख रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिख रहा है, उसमें उसकी पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ ताजमहल घूम रही है। प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का स्मारक है, तीर्थ स्थान है प्रेमियों के लिए। तो अपने प्रेमी के साथ ताजमहल घूम रही है और यहाँ पति जो है रिपोर्ट लिखाते घूम रहा है। आपको ध्यान है ना, कुछ हफ्ते पहले मैंने किसी दूसरे वीडियो में छत्तीसगढ़ के एक और केस की चर्चा की थी। एक शादीशुदा महिला थी, उसका एक नाबालिग लड़के से प्रेम था, बाद में उसका किसी और से प्रेम हो गया, तो उस नाबालिग ने उस महिला को मार डाला और उसका पति थाने में जाके रिपोर्ट लिखा रहा है कि गायब है मेरी बीवी, और नाबालिग कत्ल कर रहा है कि इसने नया प्रेमी बना लिया। यानी प्रेमी नंबर 1 कत्ल कर रहा है प्रेमिका का, क्योंकि उसने प्रेमी नंबर 2 भी बना लिया, और पति जो है थाने में जाके रिपोर्ट लिखा रहा है। आपको ध्यान है, कोई फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की और रेखा की, सिलसिला नाम था या क्या था, ठीक से याद नहीं है। उसमें होली का एक गाना था, खाए गोरी का यार बलम तरसे मन बरसे। तो गोरी के यार खाए जा रहे हैं और बलम जो है थाने में रिपोर्ट लिखाते बैठे हैं कि पत्नी गायब हो गई है। वो भी तब जब बीवी और उसका बलम ये जिंदा छोड़ दें तो आप थाने में जाके रिपोर्ट लिखा रहे हैं। बहुत सारे मामले में तो जिंदा ही नहीं छोड़ रहे हैं वो। अब मुझको समझ नहीं पड़ता है कि लोग किस भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ जिए। ऐसे बहुत सारे और समाचार हैं। अभी मेरे शहर के बगल में एक विधायक के निजी सुरक्षा अधिकारी ने अपने आप को सरकारी बंदूक से, कोई शायद AK-47 वगैरह थी, उससे अपने आप को गोली मार ली। 1 महीना पहले प्रेम विवाह हुआ था, जिसका 1 महीना पहले प्रेम विवाह हुआ है, आज वो सरकारी नौकरी है पुख्ता, आज अपने आप को गोली मार ले रहा है। पूरी गुंजाइश है कि उस प्रेम विवाह में, प्रेम में कोई तनातनी हुई हो। अभी मामला सामने आया नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर कर्नाटक के रिटायर्ड DG की बात पे लौटता हूँ। पत्नी ने अकेले या बेटी के साथ मिलके आंखों में मिर्च झोंकी और चाकू मार मार कर खत्म कर दिया पति को। किस तरह की दुनिया हो गई है, क्या कहूँ मैं। कौन सा ऐसा रिश्ता बचा है जिसमें एक दूसरे का कत्ल ना हो रहा हो। मैं मेरे ही शहर के 3 दिन पहले की बात बतला रहा हूँ। एक नालायक लड़के ने, रिक्शा चलाता था, नालायक था, उसके पास 600 रुपया शायद इकट्ठा हुआ था। 800 रुपये में कुत्ते का बच्चा मिल रहा था। माँ से 200 रुपये मांगा। रिक्शे वाले की माँ कितनी पैसे वाली रही होगी, गरीब थी, तो पैसा नहीं दिया। माँ ने मना किया कि मैं नहीं दूंगी पैसा, तो उसने हथौड़े से माँ को मार डाला। कहीं माँ और बाप मिलके जवान लड़के को मार रहे हैं क्योंकि रोज नशा करके वो घर में उत्पात कर रहा है। क्या किया जाए, कैसे इस पारिवारिक हिंसा को रोका जाए, कम किया जाए। मैं इसी मुद्दे पर आज संपादकी भी लिख कर आया हूँ
मेरे पास एक ही सुझाव है। मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और कैमरे के सामने दो अलग अलग तरह के सुझाव नहीं दे सकता। सुझाव मेरा यही है कि सरकार को पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की सरकार को यहाँ, कर्नाटक की सरकार को वहाँ और मोदी सरकार को पूरे देश में अभी फ़िलहाल तो अनगिनत मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बनाने चाहिए। सारी यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसके कोर्स शुरू करने चाहिए, परामर्शदाता तैयार किए जाएं। उन परामर्शदाताओं को जिला अस्पतालों में रखो या उनके लेक्चर करवाओ अलग अलग कस्बों में। उनसे समय लेकर लोग जाकर अपने पारिवारिक विवाद, अपने वैवाहिक तनाव, इसकी चर्चा कर सकें। आखिर एक हिंसा ऐसी होती है, मैं आपको बताता हूँ, ये हिंसा सस्ती नहीं पड़ती है सरकार को। एक कत्ल हुआ, किसी ने किसी का किया, वहाँ से पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट, सरकारी वकील, कोर्ट, जज, जेल के सिपाही, जेल से कोर्ट की आवाजाही, ये सब चालू हो जाता है। सरकार का खूब सारा खर्च होता है, मुफ्त में नहीं है। दूसरा, जेल में खिलाने पिलाने पे खर्च होता है, जबकि देश और समाज को उसकी उत्पादकता मिलनी चाहिए थी। और परिवार तबाह हो जाता है, परिवार के बच्चे भूखे मरने की नौबत में आ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। माँ बाप में से एक ने दूसरे को मारा तो एक डायरेक्ट मर गए, दूसरा जेल चले गए। तो ऐसे में परिवार भयंकर तबाह हो रहे हैं। तो सोच के देखिएगा, मेरी तो सलाह यही है सरकारों को कि मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता खूब तेजी से तैयार करो। जैसे बीएड के कोर्स चलते थे कि कौन लोग स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा उसी तरीके से मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता तैयार करें। हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्कूलों में भी तैनात कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज बलात्कार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हत्या कर रहे हैं। 12 साल का लड़का 3 साल की लड़की से रेप कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं बाल मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के समझाने के मामले हैं ये। तो सोच के देखिएगा, समाज इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। आज किसी दूसरे के साथ हो रहा है तो हमको लग रहा है कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। कल के दिन अपने परिवार के साथ, अपने खुद के साथ हो जाए तो क्या होगा? आप सोचिए ना, कल के दिन हमारे बेटा बहू के लिए या बेटी दामाद के लिए या रिश्तेदारी में कहीं सुनाई पड़े कि एक ने दूसरे को मार डाला, तो कैसा लगेगा? कहाँ से लाएंगे उनको जिंदा वापस? आपको, मुझको, सबको सरकारों पर दबाव डालना चाहिए कि आप समाज में जितनी नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता तेजी से तैयार करें। बहुत लंबा कोर्स नहीं है। मनोविज्ञान में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, उनको 2 साल और पढ़ाना है केवल। उतने में वो मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लायक हो जाएंगे। वो इलाज नहीं करेंगे, सुझाव दे सकेंगे। मेरे मन में इतना तनाव है, मुझको लग रहा है कि अपनी पत्नी को मार डालूं, क्या करूं मैं? तो वो बतलाएंगे कि इस तनाव को कम करने का क्या तरीका है। पत्नी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अभी थोड़ा मुझको ठीक से मालूम नहीं है कि ये परामर्शदाता लव त्रिकोण में जो तीसरा कोण है उसको भी बुला के परामर्श दे सकते हैं क्या, कि तुम पति पत्नी के बीच में क्यों तबाही ला रहे हो या ला रही हो। मैं नहीं जानता ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन परिवारों के भीतर की हिंसा भयानक है। एक दूसरा, ये जान लीजिए, ऐसी हिंसा की एक खबर जो है हजारों दूसरे लोगों के मन में आशंका पैदा कर देती है। कल के दिन ये मुझको तो नहीं मार डालेगी? जब मैं आता हूँ किसी से बात करते रहती है, अपने प्रेमी से बात करती है क्या? महिला को लगेगा कि ये व्हाट्सएप कॉल कोई आता है और ये बाहर निकल जाते हैं। किसका कॉल आता है, क्या बात करते हैं? तो एक दूसरे के लिए मन में शक पैदा होना बड़ा आसान है आजकल ये मोबाइल फ़ोन के ज़माने में। दूसरी बात यह है कि इस शक के आधार पे जो जीना हराम होता है उससे समाज की उत्पादकता कम हो जाती है। मैं बच्चे पैदा करने की उत्पादकता नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में अभी वो दिक्कत नहीं है।
वो दिक्कत चीन में हो रही है, जापान में हो रही है, दक्षिण कोरिया में हो रही है, इटली में हो रही है, वो अलग देश हैं जहाँ गिरती आबादी एक खतरा है। हिंदुस्तान में अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी हमारे यहाँ के तो कई आबा बाबा 4-4 बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ बेवकूफ़ लोग उसको मान भी लें, एक बच्चे को अच्छी स्कूल भेज ना पा रहे हों, 4 बच्चे पैदा करने लगे। मुझको लोगों की मूर्खता के ऊपर कोई शक नहीं है। मुझको जस्टिस मार्कंडेय काटजू की बात सही लगती है कि हिंदुस्तानियों में 90% लोग इडियट्स हैं। मुझको उसमें शक नहीं है ज़्यादा। 10% मैं मानता हूँ वो लोग हैं जो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं। तो फिलहाल सरकार पर दबाव डालिए, समाज के भीतर बात कीजिए, विश्वविद्यालयों में बात कीजिए, सोशल मीडिया पे इस बात को लिखिए कि ये कोर्स बढ़ाए जाएं, तब तक जब तक कि हर कस्बे में परामर्शदाता न हो जाएं, हर जिले में 10-10, 20-20 परामर्शदाता न हो जाएं, तब तक ये कोर्स जारी रखना चाहिए। इसके लिए कोई मेडिकल कॉलेज जैसा, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता। ये केवल क्लासरूम की पढ़ाई से हो जाता है। तो बहुत बड़ा ढांचा भी तैयार नहीं करना है मेडिकल कॉलेज जैसा, लेकिन ये समाज के लिए है ज़रूरी, ध्यान रखिएगा। वरना हम में से किसके घर में कब खून खराबा हो जाए, उस आशंका में हम आज जीना मुश्किल हो जाए हमारा, ये नहीं होना चाहिए। जिस नेता से आपकी बातचीत होती है उसके ऊपर दबाव डालिए कि ऐसे कोर्स चालू करवाओ। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी का बड़ा असर होता है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुझको एकदम पुख्ता जानकारी है कि मन की बात को वो बहुत महत्व देते हैं। अपने मन की बात को तो देते ही हैं, लेकिन आप भी अपने मन की बात उनको लिख के भेज सकते हैं। शुरू में इतना ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी मन की बात हमेशा से सुनता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अपने मन की बात बताना चाहती हूँ या बताना है मुझको, ऐसा लिखिए। और फिर नीचे लिखिए कि समाज को आज मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की ज़रूरत है। आप पूरे देश में नई शिक्षा नीति है, उसमें जोड़िए इसको। सोच के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरी बातचीत किसी काम की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसके लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हर एक के परिवार में थोड़े बहुत तनाव रहते हैं। कोई अगर कहे ना कि मेरे परिवार में तनाव नहीं है, तो उनको कहना कि अभी तुम्हारे परिवार के दशरथ से कैकेयी ने कोई फरमाइश नहीं की होगी, इसलिए ऐसा है। इंतज़ार करो, कोई फरमाइश आएगी ऐसी। नहीं होगा तो कोई मंथरा रहेगी जो कैकेयी को बताएगी कि दशरथ को कैसे हलाकान किया जाए। हर परिवार में ऐसा हो सकता है, इसलिए परिवार को परामर्श की ज़रूरत सबको है। मुझको, आपको, हर किसी को ज़रूरत है। चलिए फिर मिलेंगे। मैं तो बहुत सारी नसीहत दे चुका हूँ, इसलिए आज हेलमेट तम्बाकू अगर ना बोलूँ तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आपको बतलाता हूँ। मैं हर दिन कुछ ऐसे दोपहिए वालों की मौतें मैं सवेरे सवेरे देखता हूँ व्हाट्सएप पर, अपने ही आसपास, जो टकराते हैं सड़क पे किसी गाड़ी से। कई बार तो 2 दोपहिए टकराते हैं और 3 लोग 4 लोग भी मरे हैं। ऐसे में मत करिए ऐसा। आपकी इस खोपड़ी के भीतर दिमाग नाम की चीज़ अगर है, अगर आपको एक कन्फर्म नहीं है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मत कीजिए फिक्र। अगर है दिमाग नाम की चीज़ तो आप हेलमेट लगा कर ही दोपहिया चलाइए या दोपहिए पर बैठिए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज जो होता है ना, सिर की चोट लगने से दिमाग के भीतर जो खून बह निकलता है, उससे हो सकता है आप जिंदा तो रहें, आपका आधा हिस्सा काम न करे, आपकी जुबान चली जाए, आप चल न सकें, बिस्तर पे पड़े रहें वेजिटेबल की तरह। ये कहा जाता है कि सब्जी जैसी हालत हो गई है। इससे बच के रहिए। हेलमेट जो है वो पुलिस को धोखा देने के लिए नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए है। चालान की परवाह से हेलमेट मत लगाइए। चालान का पैसा हो सकता है बहुत लोगों के पास हो, दूसरी ज़िंदगी किसी के पास नहीं है। और जैसा कि हम अपने अखबार के इश्तहार में बनाते हैं डिज़ाइन कि इस दुनिया में
सिर को बदलने की सहूलियत केवल एक के पास थी, वो शंकर जी ने इस्तेमाल कर ली थी। उसके बाद कोई ऐसी सहूलियत किसी के पास नहीं है। तो सिर को संभाल कर रखिए। फिर मिलेंगे।